हेलो नाइन स्टैंडर्ड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गड़ी और मैं हूं शुभम। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं नाइन स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। एग्जाम के बाद हमने बताया था कि हम लोग सिलेबस की शुरुआत करने जा रहे होंगे और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब के इतिहास में या आपने अपने स्कूल में भी फाइनेंशियल प्लानिंग या मैथमेटिक्स को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा लेक्चर अटेंड करना, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना। सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वन बाय वन के करके पूरे टॉपिक को कवर करना। मेरा टारगेट सिर्फ आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवाना नहीं होगा, हालांकि उसके साथ साथ आपको आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने का होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ छोटी छोटी चीजें आपको समझाते हुए इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर रहे होंगे आगे जाके। तो लेट्स बिगिन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 थे और एंड में आप पक्का बोल के जाओगे अभी मजा आएगा वीडियो, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा नए तरीके से। लेट्स बिगिन। तो पहले देखो यार, फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे सेविंग के बारे में। भाई देखो, पैसा तो हम कमा लेते हैं लेकिन सेव करते नहीं। सुबह कमाया शाम को उड़ाया, सुबह कमाया शाम को उड़ाया, ऐसा नहीं करना है यार। पैसा कमाना है थोड़ा बचा के रखना, पैसा कमाना थोड़ा सा बचा के रखना है। बचा के क्यों रखना है भाई? गाड़ी खरीदनी, भाई घोड़ा खरीदना। भाई घोड़ा तो ठीक है, आजकल कौन चला रहा है। गाड़ी खरीदनी, घोड़ा खरीदना, घर खरीदना, साइकिल खरीदना, 80,000 के जूते खरीदने, घर जाएगा तेरा। तो ये सब करने के लिए आपको पैसे कमा के या बचा के रखने बड़े जरूरी है। और पैसे बचा के रखने के साथ साथ आपको उन पैसे को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कैसा करना है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना भाई। यार पैसा कमा तो लिया लेकिन तिजोरी में रखोगे तो वो पैसा उतने के उतने रहेंगे। तो क्या आप चाहते हो उन पैसों को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना? मैंने भी थोड़े बहुत तो करना शुरू किए हैं अभी। तो इन्वेस्टमेंट भी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग क्यों करनी चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। तो मैंने जैसा बताया कि मेरा टारगेट सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करवाना नहीं होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके लाइफ में उतारना रहेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहली बात, हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। भाई ये टेक्स्ट बुक है तुम्हारी, इतनी प्यारी सी टेक्स्ट बुक है, तो इसमें जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उस पार्ट को भी आपको समझना है कि भाई टेक्स्ट बुक आपको क्या कहना चाह रही है। डायरेक्ट एक्सरसाइज मत सॉल्व किया करो, थोड़ा बहुत समझा करो और मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ये होने वाला है हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो सेशन, जिसके अंदर सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आपके इस चैप्टर में से। तो सबसे पहली बात करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब आपने जो पैसा अर्न किया है उससे कुछ फिक्स डिपॉजिट करना। मतलब क्या? वो पैसा बैंक में भरना। तो वहां पे आपके नाम की एक तरीके की फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। या उस पैसों से कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? हाउस, लैंड खरीदना। तो आपका एक तरीके से क्या हो चुका है? इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो फ्यूचर में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप उस घर को, आप उस जमीन को बेच के आप पैसा कलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसों की क्या करना बोले तो इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्या छोटी छोटी चीजें हमें कवर करनी है भैया? फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? पैसा तो बहुत कुछ आ गया, लोग बोलते हैं ना, पागल हो जाते हैं लोग जब पैसा आता है। लेकिन उस पैसे को सही तरीके प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है? जो भी मनी हम अर्न कर रहे हैं, वी हैव टू इन्वेस्ट इट ए केयरफुली मैनर। हमें उसको केयरफुली के तरीके से, समझदारी से मार्केट में इन्वेस्ट करने आना चाहिए। नहीं तो किसी को भी पैसा दे दिया और कल कर फोन करके बोलेगा भाई कौन सा पैसा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केयरफुली अपने मनी को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बड़ी जरूरी है। मान लो मेडिकल इमरजेंसी आ गई भैया, घर में कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं है, तो अगर आपने कुछ सेविंग करके रखी है, अगर आपने कुछ प्लानिंग करके रखी है, तो क्या वो पैसा काम नहीं आ सकता है? एजुकेशन के लिए काम आ सकता है, गाड़ी खरीदने के लिए काम आ सकता है, घर खरीदने के लिए काम आ सकता है, घोड़ा खरीदने के लिए काम आ सकता है। तो भैया पैसा तो चाहिए, मतलब सेविंग या फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। अभी से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, छोटी छोटी बातें देखो। कुछ एक्सपेंसेस, खर्चा, एक्सपेंसेस बोले तो खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस प्रेडिक्टेबल होते हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्टेबल मतलब होता है कि आपको पता है कि फ्यूचर में ये खर्चे तो होने वाले हैं। जैसा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस। बड़े होके आपकी शादी होगी, देखो शादी का नाम लेते लड़के एकदम मुस्कुराने लगे। बड़े होके जब आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे और बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यस, 100% गारंटी है पैसा बचा के रखना है।
जो शादी कर रहे हैं पैसा बचाना अब से शुरू कर लो, ठीक है। आप बोलोगे सर हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, बच्चों की क्या तैयारी करें। नेक्स्ट है बिजनेस। क्या आपको ये पता है कि फ्यूचर में जाके आपके पास बहुत सारा आइडियाज है, लेकिन आपको उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बिजनेस शुरू करना है, लेकिन बिजनेस के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी तो आपको पैसा जमा करके पहले से रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कैपिटल फॉर द प्रोफेशन ऑफ बिजनेस यू हैव टू मेक, यू हैव टू सेव दैट मनी। ओके, नेक्स्ट, बाय अ व्हीकल। यस, आज की दुनिया में हर घर के बाहर टू व्हीलर या थ्री व्हीलर खड़ी होती है, और वो भी जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। हर इंसान को पता है फ्यूचर में जाके गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए भी आपको अपने पैसे सेविंग करने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए। सबको पता भैया घर खरीदना है, बाइंग अ बिल्डिंग अ हाउस, हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान की तो जरूरत होती है, और उसी मकान को खरीदने के लिए आपको एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हर बंदा अंबानी नहीं होता है कि तिजोरी खोली और घर खरीद लिया, टाइम लगता है, करेक्ट है ना। ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, जो इंसान पैदा होता है वो बुढ़ा होता है, और जब वो बुढ़ा होता है और उसकी सेवा करने के लिए कोई आस-पास में नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी तो कुछ रिक्वायरमेंट मनी चाहिए कि कम से कम बुढ़ापे में गुज़ारा तो अच्छे से हो जाए। तो ओल्ड एज रिक्वायरमेंट के लिए भी हमें अपने मनी को सेव करना पड़ता है। तो आगे जाके इस वीडियो के अंदर हम लोग सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे, जो आपके बेसिक लेवल की तैयारी कर लेंगे, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग एक्सरसाइज को शुरू कर चुके होंगे। कुछ एक्सपेंसेस आपके अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, अचानक से हो जाते हैं, जैसा नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया, घर टूट गया, आपका घर में पानी भर गया, उसके जो खर्चे होंगे उनके लिए भी तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसा कि मेडिकल एक्सपेंसेस, अचानक से घर में किसी को मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसी के लिए भी आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वेसरी। लॉस ड्यू टू द एक्सीडेंट, अचानक से घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, किसी को लग गया, कोई गाड़ी से टकरा गया, उसके लिए पैसे चाहिए। किसी का डेथ हो गया तो उसके लिए पैसे चाहिए कार्यक्रम करने के लिए। तो ये सब चीजों के लिए भैया आपको करनी पड़ेगी फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क करना बड़ा जरूरी है, पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी है, और इसीलिए ये चैप्टर 9 स्टैंडर्ड के लिए अंदर दे रखा है आपको। तो अभी तक इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको मेरा पाप लगेगा यार, कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लेना वीडियो को, और बेल आइकन तो दबा देना, क्योंकि आने वाले आगे सेमेस्टर आएगा, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, फिर और एग्जाम्स आएंगे, क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे, और इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैप्टर्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है, देखो एक इन्वेस्टमेंट होती है सेफ, SAFE, सेफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने पैसा लगाया और आपको पता है कि आपका पैसा सेफ है। जैसा कि बैंक में जब आप पैसा डालते हो तो वो पैसा सेफ होता है, जैसे कि आप पोस्ट में जब पैसा डालते हो वो पैसा सेफ होता है, इसको बोलेंगे सेफ इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट रिस्क वाली होती है, बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। जैसा कि शेयर मार्केट में पैसा डालना रिस्क है भैया, पैसा बहुत ज्यादा भी मिल सकता है और बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी ये भी एक तरीके का शेयर मार्केट में ही पैसा लगाया जाता है, यहाँ से भी, तो इसमें भी आपको थोड़ी सी रिस्क है। लेकिन बोलते हैं जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे मोटा मोटा पैसा आप कमा भी सकते हो और मोटा मोटा लॉस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसी बारे में ध्यान देते हैं कि इट इज पॉसिबल टू मेक बिग गेन, मतलब बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हो बाय टेकिंग अ ग्रेटर रिस्क। बड़ा रिस्क लेके आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, और उसी तरीके से जब आप बड़ा रिस्क भी लेते हो तो बड़ा लॉस भी हो सकता है भैया। कॉइन के दोनों बाजू होते हैं, हेड और टेल। तो रिस्क लिया तो बिग गेन, और रिस्क लिया तो ग्रेटर लॉस, ठीक है ना। पैसा इन्वेस्ट करके अंबानी भी बन सकते हो, और पैसा इन्वेस्ट करके भिखारी भी बन सकते हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करेगा। पहला है परसेंटेज को समझेंगे हम लोग, क्या होता है परसेंटेज। मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया और उसमें आपने 500 रुपये डाले, और 500 रुपये पे आपको टोटल 5 रुपये का लॉस हुआ। देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100 रुपीज में आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, 100 रुपीज के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूं 500 रुपये के अंदर कितने 100 रुपीज छुपे हुए हैं, तो आप बोलोगे 500 रुपये के अंदर 100 5 100 रुपीज के नोट छुपे हुए हैं।
तो हर एक 100 रुपीज के नोट पे आपका कितना लॉस हुआ, हर एक 100 रुपीज के ऊपर आपको 1 रुपये का लॉस हुआ होगा, तभी जाके आपको 500 रुपये में 5 रुपये का लॉस हुआ होगा। तो आप बोल सकते हो कि 500 रुपये पे 5 रुपये का जो लॉस हुआ ना, वो आपका 1% होगा। किसका? 500 रुपये का। जो आपका 100 रुपीज पे लॉस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। तो 500 रुपये का 1% लॉस मतलब कितना हुआ? 5 रुपया। 100 रुपये पे 1 रुपया, तो 500 रुपये पे 5 रुपया, तो 500 रुपये का 1% लॉस कितना हो गया? 5 रुपया। इसको हम मैथमेटिकल तरीके से कैसे करेंगे? देखो, 1% ऑफ 500 आपको निकालना है, तो पहले आपको 1% को लिखना है 1/100, लिख दिया इतना, और मल्टीप्लाई करना है आपको 500 से, कर दिया। अब यहाँ पे अच्छे से आप ध्यान दोगे तो 0 से 0 हो जाएगा कट, 0 से 0 हो जाएगा कट, और 1 इंटू 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा 5। तो आप बोलोगे कि 500 रुपये का 1% कितना हो गया? 5 रुपीज। कितना हो गया? 5 रुपीज। समझ में आया? उसी तरीके से आपको निकालना है कि 500 रुपये का 5% कितना होगा। तो हम करेंगे 5/100 इंटू 500, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू फायदा कितना हो जाएगा? 25। तो आप बोलोगे कि 500 रुपये का 5% हो जाएगा हमारा 25। इसी तरीके से मैं आपको चैलेंज नंबर 1 देने वाला हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कितने लोग बताएंगे उससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 7% ऑफ 500 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और चैलेंज नंबर 2 है कि 11% ऑफ 500 आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने लोग दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वीडियो में इतनी भी थोड़ा सा नेचुरल रहना पसंद करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी दिक्कत होने लगी इतना बोल बोल के। शेमारो इनकम इज, एक लड़का है जिसका इनकम 2015 और 16 के साल में कितना था? 6,40,000 रुपया। तो आप बोलोगे कि भैया उसका टोटल इनकम कितना था? टोटल इनकम जितना उसने पैसा कमाया वो था 6,40,000 रुपये। एक बात ध्यान रखना, ये इनकम वो है, उसने सारे टैक्स भर दिया, टैक्स भरने के बाद बचा हुआ इनकम। ठीक है, उसमें से उन्होंने क्या किया? 2,000 रुपये पर मंथ, हर महीने 2,000 रुपये उन्होंने किस में डाले? इंश्योरेंस में डाले। तो मुझे बताओ कि हर महीने उन्होंने 2,000 रुपये इंश्योरेंस में डाले। यहाँ पे हमें निकालना है ईयरली स्पेंडिंग, निकालना ना, हाउ मैनी डज ही हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग। तो साल भर के लिए उन्होंने कितना डाला होगा? साल भर के लिए। तो आप बोलोगे कि इंश्योरेंस के अंदर उन्होंने साल भर में कितना पैसा डाला होगा? देखो, अगर उन्होंने 2,000 हर महीने में डाला है, तो साल भर में 2,000 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा आपका 24, और ऊपर के 3 जीरो, तो 24,000 रुपये उन्होंने डाले होंगे इंश्योरेंस में। आगे बढ़ते हैं, एनुअल इनकम में से उन्होंने 20% एनुअल इनकम में से उन्होंने प्रोविडेंट फंड में डाला। तो आप क्या बोलोगे कि प्रोविडेंट फंड में कितना इन्वेस्ट किया, या प्रोविडेंट फंड में कितना एक्सपेंड किया उन्होंने? 20%। किसका 20%? एनुअल इनकम का। तो 20% को तो हम लोग लिख देंगे 2,500, और उनका एनुअल इनकम कितना था? आप देख सकते हो यहाँ पे 6,40,000। सही है कि नहीं? इसमें से देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब ये वाला ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, मल्टीप्लाई करना है हम लोग को अच्छे से। तो यहाँ पे ध्यान दो, 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 हो जाएगा 128, बराबर 128। और पीछे देखो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, और ये वाला जीरो, मतलब टोटल 3 जीरो हम लोग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा उनका प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट, बराबर कि नहीं? उसके बाद उन्होंने 500 रुपये इमरजेंसी के लिए अलग से साइड में रखे हर महीने। तो 12 महीने में उन्होंने कितना रखा होगा? तो इमरजेंसी में उन्होंने कितना पैसा रखा होगा? तो इमरजेंसी में उन्होंने 12 महीने में, तो 500 रुपया हर महीने में, तो 12 महीने में उन्होंने रखा होगा, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, और ऊपर के 2 जीरो मतलब 6,000 रुपया उन्होंने इमरजेंसी के लिए रखा होगा। तो उन्होंने कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया पैसा? देखो, ये एक्सपेंड किया, यहाँ पे एक्सपेंड किया, यहाँ पे एक्सपेंड किया। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल एक्सपेंड, या यू कैन से टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस उन्होंने कितना पैसा एक्सपेंस किया, या
आप बोल सकते हो कि कितना पैसा स्पेंड किया। यहाँ पे मुझे लगता है स्पेंड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने पूरे साल भर कितना पैसा स्पेंड किया, तो टोटल स्पेंडिंग या टोटल स्पेंड कितना होगा, पहले होगा दो 24,000 रुपया जो उन्होंने इंश्योरेंस फंड में डाला। फिर उन्होंने कितना किया, 1,28,000 रुपया, बराबर की नहीं। और फिर उन्होंने कितना किया, 6,000 रुपया। ये उनका टोटल स्पेंडिंग होगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से ऐड कर रहा हूँ, 2,28,000 प्लस 24,000। करेक्ट ना? आप पीछे से लिखना शुरू करो तो आपका गलत नहीं होगा। कुछ कुछ बच्चे गलती से आगे पीछे कर लेते हैं। तो 0 0 0 8 4 12 6 18 1 आया, 5 आया, 1 आया, कितना आया टोटल, 1,58,000। 1,58,000। देख रहा हूँ मेरा इंग्लिश कितनी भारी है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, दोस्त मेरा खुश। आगे बढ़ा, हट गया। तो टोटल एक्सपेंड उन्होंने कितना किया, 1,58,000। अब बोला है कि इतना सारा एक्सपेंड करने के बाद भैया जी के पास कितना पैसा बचा होगा, हाउ मच मनी डज ही हैव फॉर ईयरली एक्सपेंडिंग। तो मनी रिमेनिंग फॉर ईयरली एक्सपेंडिंग, साल भर जीने के लिए, खर्चा करने के लिए उनके पास कितना पैसा बचा होगा। तो आप बोलोगे कि भैया टोटल इनकम में से हम माइनस कर देंगे टोटल स्पेंडिंग को। किसको माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस को बोल सकते हैं आप, टोटल एक्सपेंसेस। इसको स्पेंडिंग के जगह पे आप एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। तो टोटल इनकम कितना था, टोटल इनकम था 6,40,000, करेक्ट है। माइनस करोगे 1,58,000 रुपीज। तो माइनस करो, देखो जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 3 में से नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया, 8 बचा, और 6 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 1 गया तो 4 बचा। तो टोटल मनी उनके पास बचेगा 4,82,000 फॉर ईयरली एक्सपेंडिंग। तो क्या आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लगानी है। आगे हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोला मैं आपके बेसिक कवर करके रहूंगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मैं इसको बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। कि मान लो आपने बैंक में 500 रुपये डाले और बैंक आपको सालाना 1% ब्याज दे रहा है या 10% इंटरेस्ट दे रहा है। तो 500 रुपये पे साल का 10% मतलब आपको कितना मिल गया, 500 रुपये पे साल का 10% मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 50 रुपया। समझ में आया? मतलब क्या, सीधी बात है कि अगर आपने 500 रुपया बैंक में भरा तो एक साल के बाद आपका वो पैसा 500 रुपये में 50 रुपया ऐड होके मिलेगा। अगर आपने वही 500 रुपया को बैंक में रखा तो ये 500 रुपया आपको क्या मिल गया, एक तरीके से इंटरेस्ट मिल गया। तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 500 रुपया जो बैंक में भरा था उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। उस प्रिंसिपल वैल्यू के साथ में मुझे इंटरेस्ट भी मिला। तो मतलब आपने प्रिंसिपल भरा था और एक साल में आपको उस प्रिंसिपल वैल्यू पे क्या मिला, उसको इंटरेस्ट भी मिला। समझ में आया? लेकिन क्या होता, मैं आपको आगे और समझाता हूँ। मान लो आपने 500 रुपया अभी तक बैंक में ही रखा है, लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो आपका बैंक में 550 रुपया हो गया है, लेकिन बैंक इन 50 रुपए को अलग से रखेगी और वो बोलेगी कि आपने तो अभी तक 500 रुपया भरा, 50 रुपया तो आपका इंटरेस्ट है, जिसको हम लोग ऐड करते जाएंगे, साल के एंड में आपको दे देंगे जब तक आप पैसा रखोगे। तो नेक्स्ट ईयर भी बैंक आपको जो इंटरेस्ट देगी वो 500 रुपये पे ही देगी। तो 10% मिला तो और 50 रुपया मिल गया आपको इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ कि टोटल पैसा 2 ईयर के बाद कितना हुआ। देखो 2 ईयर के बाद 500 रुपया आपने भरा था, पिछले साल आपको 50 रुपया इंटरेस्ट मिला और अगले साल आपको 50 रुपया इंटरेस्ट मिला, और ये दोनों इंटरेस्ट आपको किस पे मिले, 500 रुपये पे ही मिले। तो टोटल पैसा 2 साल के बाद आपको मिलेगा 600 रुपीज। कितना रुपीज मिलेगा, 600 रुपीज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लो आपने बैंक में 500 रुपया भरा और आपको 10% इंटरेस्ट मिला पहले साल में, तो आपको 50 रुपए इंटरेस्ट मिला। लेकिन अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 500। अभी आप बताओ आपके बैंक के अंदर कितना पैसा हो चुका है एक साल के बाद, तो 500 और ये 50 रुपया इंटरेस्ट, तो आपके बैंक में 550 रुपया हुआ है। अब बैंक ऐसा नहीं बोलेगी कि भाई ये जो 550 रुपया है ये आपका 50 रुपया इंटरेस्ट वाला है। अब वो 50 रुपया भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होगा और अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, वो
वो मिलेगा आपको 550 रुपये पे, और 550 रुपये पे आपको 10% मतलब कितना मिलेगा 55 रुपीज। तो आफ्टर 2 ईयर आपको कितना पैसा मिला, देखो 500 रुपया आपने भरा था, पहले साल में आपको 50 रुपया इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल में आपको 55 रुपया इंटरेस्ट मिला, क्योंकि पिछले साल में जो आपको 50 रुपया इंटरेस्ट मिला वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो गया था। तो ये फायदा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है, मतलब क्या कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का देख लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि भाई आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मिलता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस पी। देखो ये वैल्यू होती है अमाउंट, मतलब आपको साल के बाद, कितने साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो एन का मतलब है कि ईयर, कितने साल तक आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये आपको 2 साल के बाद मिलने वाला अमाउंट होता है, और ये पी मतलब जो पैसा आपने भरा था। तो 2 साल के बाद मिलने वाला अमाउंट और जो पैसा आपने भरा था उसको माइनस करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। भाई कितना फायदा हुआ, बात समझ में आया? तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये पी, देखो पी दिख रहा है आपको, कॉमन ले लो पी को, ये मैंने पी कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, करेक्ट है। और यहाँ पे ये 1 बचेगा तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा -1। तो ये हमारा एक बढ़िया सा खूबसूरत सा फॉर्मूला बन चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि आर का मतलब क्या है। आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, कि आप कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और पी का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपने बैंक में कितना पैसा शुरुआत में भरा था। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला बड़ा इजी, आपको सबको पता होगा, P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मिलता है, आपका इंटरेस्ट कभी भी ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मिस्टर शाह इन्वेस्टेड 3,20,000 रुपीज इन अ बैंक ऑफ 10% इंटरेस्ट। बैंक में उन्होंने इन्वेस्ट किया 10% एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट में। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 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 इसके अंदर, बैंक के अंदर कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने बैंक के अंदर, 3,20,000 रुपया उन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया। कितने परसेंटेज इन्वेस्ट के लिए, 10%, बराबर कि नहीं। कितने साल के लिए, तो आपको मिलेगा हाउ मच डिड ही गेट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, ही इन्वेस्टेड 2,14 म्यूचुअल फंड एज ए 2 ईयर। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए। तो आप बोलोगे कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब एन, एन मतलब कितने साल के लिए, कितने साल के लिए किया, 2 ईयर। और उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर कितना मिल रहा है, 10% आर मिल रहा है, तो 10% उनको आर मिल रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो मैं देखता हूं कि उनको 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला होगा, तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा। पी क्या होगा फॉर्मूला, ब्रैकेट पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन माइनस 1। यही तो फॉर्मूला हमने अभी देखा था। पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन माइनस 1, ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, कि भाई उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो किया था 3,20,000 रुपया, करेक्ट है। 1 प्लस कितने परसेंटेज के लिए, आर का मतलब कितना परसेंट, 10%, तो यहाँ पे 10 और नीचे 100, और ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, ऊपर पावर एन मतलब क्या, कितने साल के लिए किया था, 2 साल के लिए, -1। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट सॉल्व करना है प्यार से इसको। देखो धीरे धीरे, अगर आप लोग मेरे से पहले सॉल्व करोगे तो और मजा आएगा। 0 से 0 कट, 1/10 बचेगा, तो अच्छे से ध्यान देना। 1/10, 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.1 आएगा, और इस 0.1 को मैं 1 के साथ ऐड कर दूंगा, तो 1 प्लस 0.1 हमारा हो जाएगा 1.1 का होल का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, इस तरीके से। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 3,20,000 रुपया
1.1 का 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 1.1 है तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा -1। समझ में आया? 1.021 से देखो 1 पॉइंट, इसको हटा देते हैं, 1.21 में से अपना 1 जाएगा तो यहाँ पे देखो 3,20,000 तो आगे हमारा बचेगा, और 1.21 से 1 जाएगा तो 0.21 हमारा बच जाएगा। अब इसको आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है और आपका इंटरेस्ट बताना कितना इंटरेस्ट आया। देखो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। ये हो गया आपका 20,000, और 0.21 को बच्चा हम लोग दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 2 पॉइंट अगर मैं शेप करूंगा तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाय 100, और 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। तो अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो 32 को अगर मैं पहले 21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा आंसर कुछ ये हो जाएगा 276। तो 672 और ऊपर लगा देंगे 20। अगर गलती से मेरे से कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम करेक्ट कर लेंगे, कमेंट के अंदर पिन करके मैं बता दूंगा। तो 2 साल के बाद उनको कितना परसेंट कितना इंटरेस्ट मिला, तो 67,200 रुपीज का उनको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। यहाँ तक समझा आपको? दूसरा, फिर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किस में किया है तो हम देखते हैं, हम ये वाला आप लिख लेना, ठीक है? तो आप बस अभी डायरेक्ट लिख दो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उनको कितना फायदा हुआ, तो उनको हुआ 67,200 रुपीज का। तो ये साइड में हम लोग लिख लेते हैं, ये सब मिटा देता हूं मैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला उनका जो इंटरेस्ट था वो कितना आया, 67,200 रुपीज का उनको इंटरेस्ट मिला। यहाँ तक समझा? अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब उन्होंने कुछ पैसा हमारे मार्केट में लगाया 2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में, 2,40,000 रुपया लगाया म्यूचुअल फंड में की बात करेंगे हम लोग। तो टोटल इन्वेस्ट उन्होंने म्यूचुअल फंड में कितना किया, 2,40,000 रुपया। कितना इन्वेस्ट किया, 2,40,000 रुपया, बराबर कि नहीं? इस तरीके से। और उनको आफ्टर मार्केट रेट के हिसाब से उनको 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर मार्केट रेट के हिसाब से उनको कितना मिला, मतलब कितना पैसा गेन किया उन्होंने। तो टोटल यू कैन से दैट आफ्टर 2 ईयर कितना पैसा उनको मिला, 3,05,000 रुपया उनके हाथ में आया। करेक्ट है कि नहीं? 3,05,000 रुपया उनके हाथ में आया। अब मुझे बताओ म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट हुआ, तो यू कैन से द प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट नहीं मिलता, प्रॉफिट मिलता है, वहां पे इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होती है। तो 3,55,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, 2,40,000 को, बराबर। तो 3,55,000 में से हम माइनस करेंगे 2,40,000 को, बराबर कि नहीं? मैंने लिखने में गलती कर दी, 2,40,000 करेक्ट है, इस तरीके से। तो 0 से 0 चला जाएगा, देखो कट हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और तो 65,000 कितना प्रॉफिट हुआ उनका 2 साल में, उनको म्यूचुअल फंड से 65,000 रुपीज उनको मिले होंगे। लेकिन अब क्या गलती करते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ आपको। गलती ये करते हैं बच्चे कि सर देखो जब उन्होंने पैसा बैंक में डाला और कंपाउंड इंटरेस्ट लिया तो 67,200 का मिला, और सर यहाँ पे 65,000 मिला, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रॉफिट हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा मिला, बैंक में ज्यादा मिला, लेकिन आप देखो ना बैंक में उन्होंने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया था तो ज्यादा मिला। म्यूचुअल फंड में उन्होंने देखो पैसा कम इन्वेस्ट किया था, उसके हिसाब से उसके कंपैरिजन में भी उनको कितना प्रॉफिट हुआ, 65,000 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल था कि म्यूचुअल फंड वाला? तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको इन्वेस्टमेंट का क्या निकालना है, परसेंटेज। तो मैं निकालूंगा परसेंटेज प्रॉफिट इन बैंक, बैंक से कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिला। तो आप बताओ बैंक में उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, 3,20,000 रुपीज उन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया था। कितना प्रॉफिट उनको मिला, 67,000 रुपीज, 67,200 रुपीज का उनको प्रॉफिट मिला, इंटू 100 करूंगा, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब आपके पास बच गया 672 अपॉन 32। तो अगर आप ऊपर नीचे 2 से डिवाइड भी कर लेते हो तो 2 3 जा 2 3 जा 2 6 जा, और इसको करो, करेक्ट है कि नहीं?
तो अब आपके पास बच गया इसको सॉल्व करने के लिए, ऊपर 336 बचा और नीचे 16 बचा। और 2 से कर लो आप लोग तो और छोटा हो जाएगा, 1 जा 1 बचेगा, 6 जा 1 बचेगा, 8 बचेगा, 168 डिवाइड बाय 8। और 2 से कर लो तो ये आपका हो जाएगा, और 4 से कर लो, चलो 4 2 जा 4 4 जा 16 और 4 2 जा, और 2 से करोगे आप देखो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर 21%। तो उनको बैंक से 21% का मुनाफा हुआ, उन्होंने लगाए हुए पैसों पे कितना परसेंट और पैसा एक्स्ट्रा मिला, 21%। अब हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में उनको कितना परसेंट पैसा एक्स्ट्रा मिला। तो मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मिटाते जाऊंगा, लेकिन आप अपना मेरे साथ में लिखते रहना, ठीक है ना। तो ये हम इधर से विचार 21% याद रखना, कितना परसेंट, 21%, कितना परसेंट, 21%, ठीक है। 21% हमें बैंक से प्रॉफिट हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड से कितना प्रॉफिट हुआ। तो म्यूचुअल फंड प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड, आप समझ लेना, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में उन्होंने कितना पैसा डाला था, पहले हटा देते वो गंदगी सब साइड की। म्यूचुअल फंड के अंदर उन्होंने कितना पैसा डाला था, तो वो डाला था 2,40,000 रुपया, करेक्ट है। और उनको कितना प्रॉफिट हुआ, 65,000 का, दिख रहा है आपको, 65 इंटू करेंगे 100, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, कितना बच जाएगा ऊपर, 6500, बराबर ना। ओके, 2,40,000 ना, एक जीरो और बच जाएगा, सिक्स, और जीरो से जीरो और कट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा 650 और नीचे बच जाएगा आपका 24। अब आपको उसको डिवाइड करना है, पहले मैं कर लेता हूँ उसको 2 से डिवाइड, तो ये 12 हो जाएगा, ये 2 3 जा 6, और फिर हम लोग 2 से करेंगे तो 4 जा आ जाएगा, 1 बचेगा और 5 जा, 325 को आपको डिवाइड करना है 12 से और आपको अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम लोग साइड में कहीं पे भी कर लेते हैं, तो 12 डिवाइड बाय 325, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, बराबर। 12 में से 4 हमारा अगर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 12 में से 4 गया तो सॉरी कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो, 12 में से हमारा कितना, ओके 4 गया तो यहाँ पे हमारा 8 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। अब 12 को 85 को 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 6 जा 72 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक करेक्ट है ना। हाँ, 12 6 जा 72 और 12 7 जा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 84, करेक्ट है। 84 हो गया तो ये 1 बच गया और ऊपर कुछ नहीं तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। अब देखो पॉइंट से डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा तो यहाँ पे हमें 0 लेके इसको नीचे लेना पड़ेगा, 0 लेने के बाद भी नहीं हुआ, और फिर हम लोग तो लगभग हमारा लगभग आंसर आ जाएगा 27 पॉइंट समथिंग परसेंट। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितना परसेंट आ रहा होगा, टाइम की वजह से भी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कितना परसेंट प्रॉफिट मिला, 27% का उनको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट मिला लगभग, और यहाँ पे उनको 21% का प्रॉफिट मिला था बैंक के अंदर। तो म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल था। समझ में आया। तो बढ़िया से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने पहले ही ले लिया, थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, लेकिन हिम्मत रखना और पूरे दिल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस क्वेश्चन को वापस डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताना है। ये लेक्चर नंबर 1 था, और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेक्चर नंबर 2 का 3 का 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमें